आपका मैं ऐश्वर्या स्वागत करती हूँ एग्जाम ओरिजिनल्स के इंडियन ज्योग्राफी की अपनी क्लास में। तो जल्दी से आते जाइए, जल्दी से जुड़ते जाइए। कौन कौन आ गए हैं मुझे वो भी बता दीजिए। जल्दी जुड़ते जाइए। आज हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी की 3rd क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। सर उसमें एक काम करो, वो फॉरवर्डेड वो था मैसेज। अच्छा ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार कौन कौन आ गया बस मुझे बता दो। आप कमेंट सेक्शन में बस मुझे बता दीजिए आप कौन कौन एक्टिव हो गए हैं, तो बस मैं भी आपसे जोड़ने का प्रयास करूंगी। चलिए तो हम आज की क्लास में शुरू करते हैं उतनी एनर्जी के साथ अपनी इंडियन ज्योग्राफी का 3rd लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में। ठीक है, तो देखिए भौगोलिक विभाजन क्या होता है पहले ये समझ लें। भौगोलिक विभाजन मतलब उसके धरातलीय स्थिति के कारण, राइट, कि वो वहां की कोई चीज कैसी है, धरातल में क्या है, उसके धरातलीय उच्चावच या स्थिति के कारण भारत को जितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, वो होता है आपका क्या, आपकी भारत की भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो भारत का भौगोलिक विभाजन कितने तरीके से किया गया है, क्या किया गया है, हमें देखते हैं। चलो, तो भारत का भू आकृतिक विभाजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो इनिशियली आपके 4 भागों में और 7 भागों में किया गया है। अब मैम 4 भाग और 7 भाग कैसे होते हैं, तो देखना पहले हम ये देख लें थोड़ी सी थ्योरी, उसके बाद मैं बताऊंगी 4 कैसे और 7 कैसे। देखें, भू आकृतिक दृष्टि से भारत में काफी जैव विविधता पाई जाती है। कैसे? क्योंकि कई जगह क्या है, पहाड़ है, कई जगह पर्वत है, ठीक है, कई जगह पहाड़ी है, कई जगह मैदान है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 11% भाग पर कितने पर्वत, हमने कल आपको एक जो बताया था करीबन 29 भाग पर पर्वत और पहाड़ी मिक्स करके बताया था, है ना। तो अगर 11% भाग पर पर्वत है और 18% भाग पर क्या है, पहाड़ियां हैं। ठीक है, पर्वत पहाड़ी क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं 28% भाग पर पठार है। 28% भाग पर पठार हैं। 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा। आप क्यों, आपने रेगुलर वाले में क्लास शेड्यूल की थी? कोई भी नहीं आया है उसका, इसका ऑफ कर दिया, इसे ऑफ कर दिया। शेड्यूल आपको करनी थी, आप बोल रहे थे आप करेंगे उसमें इंडियन ज्योग्राफी की कोर्स ऐड करा था, कोर्स ऐड किया था तो उसमें हो गई होगी। ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है। बताओ 1 मिनट उसमें। तो वो लोग अभी ज्वाइन भी, ये वाले को ज्वाइन भी कैसे कर लेंगे? मेरी थोड़ी ना है सर, बच्चों की भी नहीं है। क्या वो खोलूं? आज के चालू है। हाँ, इसमें इसमें नहीं किया, कल वाले में कर दिया था, कल वाले में कर दिया था तो उनकी हो गई क्या? क्रैश कोर्स वाला मैंने शेड्यूल किया था, उसमें आपका नॉर्मल कोर्स मैंने ऐड कर दिया था। हाँ, एक ही तो था। हाँ, मेंस जो प्रीलिम्स मेंस और वो वाला था, हो गया ना, क्योंकि कोई बच्चे नहीं दिखे उसमें। कार्तिक से बात हो गई? नहीं तो कार्तिक तो क्रैश कोर्स वाला है। चलो सभी लोग एक चीज ध्यान से सुनना।
मैं अभी की क्लास एंड करके 2 मिनट बाद फिर से क्लास में आ रही हूँ। एक्चुअली कुछ बच्चों को क्लास दिख नहीं पा रही है, इसलिए क्लास एंड करनी पड़ रही है। ठीक है, आप लोग देखेंगे आपको तुरंत क्लास फिर से दिख जाएगी आपके कोर्स में। ठीक है, 2 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना। ओके। किया था मैंने L3 भूगोल और भारत का भौगोलिक विभाजन। तो 2 मिनट बाद अब देख सभी को दिख जाएगी अभी तो, है ना। कार्तिक का नंबर ले लिया आपने? मैं नंबर देती हूँ, आप कर लो। कार्तिक का स्टूडेंट वाला है। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं फिर से आ गई हूँ अपने आज ज्योग्राफी का पिटारा लेके आप लोगों के सामने। तो चलिए उस पिटारे में जरा शामिल हो जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा ज्योग्राफी का 3rd लेक्चर है भारत के भौगोलिक विभाजन को। ठीक है, कि भारत को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, किन किन तरीकों से बांटा गया है। ठीक है, तो चलें। देखें, आप ये जो दिख रहे हैं भारत में, कहीं ये आपको सूखा क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, कहीं ये जो आपको ब्राउन ब्राउन वाला पठारी क्षेत्र दिख रहा है। ठीक है, कहीं ये पूरा पर्वत वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, ब्राउन कलर का पहाड़ी वाला क्षेत्र। इस प्रकार से भारत को कई भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है। ठीक है, समझ में आ गया भौगोलिक प्रदेश क्या होते हैं, कि उनकी कैसी स्थलाकृति है, वो कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पर उन्हें जैसा बांटा गया है वो होते हैं आपके भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, चलो हम इनको डिटेल में देखते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत पे क्या क्या है। ठीक है, चलो, तो संपूर्ण भारत के 11% भाग पर क्या है, पर्वत है। 11 पर पर्वत, एक और एक 11 और एक पर्वत हो गए। फिर 18 पर क्या है, पहाड़ियां। ठीक है, अब जरा ये देखिए, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था लगभग 29% भाग पर पर्वत और क्या थे, पहाड़ियां थे। तो टोटल हो गया 29, और 11 और 18 अलग अलग भी हो गया। ठीक है, चले आगे। 28% भाग पर क्या है, पठार है। ठीक है, 43% भाग पर क्या है, मैदान है। सबसे ज्यादा हमारे मैदान है, फिर आपके पर्वत हैं, फिर आपके पठार हैं। ठीक, क्लियर। आगे चलो। भारत के भूगर्भिक इतिहास में, भूगर्भिक इतिहास मतलब भारत की जो भूमि है उसका जो इतिहास है वो कैसे बनी, किस किस काल में क्या क्या चीज हुई, वो उसका कहलाता है भूगर्भिक इतिहास। ठीक है, भूगर्भिक इतिहास तथा उच्चावच के आधार पर, उच्चावच मतलब जो समतल भूमि है, मतलब हाइट के, उच्चावच मतलब उसकी हाइट के आधार पर, पहाड़ होंगे तो उनकी हाइट ज्यादा होगी, पठार की कम होगी, मैदान की और कम होगी। ठीक है, ये होते हैं उच्चावच। तो उच्चावच के आधार पर भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भौतिक मतलब फिजियोग्राफी, मतलब वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उच्चावच और भूगर्भिक इतिहास के आधार पर उन्हें 4 भागों में बांटा गया। कंफ्यूज मत होना, जो आपने कभी प्राचीन समय में 7 भाग पढ़े होंगे, मैं आपको वो भी बता रही हूं, वो 7 और 4 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, सब लोग जुड़ गए ना क्लास, आपको सभी को अब आवाज प्रॉपर आ रही होगी। एक बार कमेंट में लिख के बता दें कि आवाज और स्किन प्रॉपर दिख रही है और मैं प्रॉपर दिख रही हूं कि नहीं। आज तो मैम ब्लैक टी शर्ट में आई है एग्जाम ओरिजिनल्स की, मैं दिख रही हूँ प्रॉपर, आवाज आ रही है सही। चाहत, रिया और भी जो बाकी लोग हैं बता दें, तनु, नितेश, दिव्या, ओके, विद्या। सर ऐसा कह रहे हैं कि अच्छी लग रही हूँ मैम ब्लैक टी शर्ट में, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है बच्चों को भी अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हूँ ना,
अरे चलो ठीक है, हाँ मुझे मालूम है मैं ब्लैक टी शर्ट में अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। काली टी शर्ट में एग्जाम ओरिजिनल्स के साथ में प्रखर सर बोल रहे हैं कि मैम ये बोलना है कि मैम काली टी शर्ट में मैं बड़ी खूबसूरत लग रही हूँ। ठीक है, तुम लोग बोल दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ मैम, शाबाश। चलो आ जाओ। कई बार क्या है, थोड़ा बहुत हंस लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है ना। मुस्कुराइए, आप एग्जाम ओरिजिनल्स में हैं, ठीक है। चलिए तो देखें 4 भौगोलिक प्रदेश कौन से हैं। देखिए सबसे पहले आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मतलब उत्तर में जो जो पर्वत हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसे हम गंगा यमुना का मैदान कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। क्या है? उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। अगला आता है दक्षिण का पठार, ठीक है। मतलब आप देख रहे हो, पर्वत आ गया, मैदान आ गया, पठार आ गया, और तटवर्ती मैदान और द्वीपी भाग, क्योंकि द्वीपी भाग कुछ अलग काल में अलग तरीके से निर्मित होंगे। क्लियर हो गया? ये हमारे जो 4 प्रदेश हैं इन्हें हम कहते हैं भौतिक प्रदेश। क्लियर? देखो जरा, हिमालयन माउंटेन्स, ये हिमालय माउंटेन दिख रहे हैं। हिमालय सिर्फ यहां नहीं है, आपका उत्तर पूर्व को मत भूल जाना, ठीक है। हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कहें, उसमें ये आपको पूर्व में जो पहाड़ियां दिख रही हैं ना, पूर्वांचल की पहाड़ियां, ये भी शामिल होती हैं। क्लियर? चलें आगे। बीच में आपको यहाँ पे उत्तर भारत का मैदान दिख रहा होगा। तो भाई साहब, उत्तर भारत का मैदान सिर्फ गंगा यमुना का नहीं है, उसमें आपका सिंधु की सहायक नदियों का और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी शामिल होता है। क्लियर? ठीक है, आगे हम चलें। दक्षिण का पठार, मैं तो ये सोचती हूँ सिर्फ दक्षिण का पठार क्यों कहते हैं भाई। आपका मालवा तो सेंट्रल इंडिया में, मालवा का पठार भी शामिल होता है। मतलब बेसिकली जो उत्तर के बाद जो कुछ बचा आपका, वो हो गया दक्षिण का पठार। क्लियर है? आगे हम चलें। तटवर्ती मैदान, जो ये आपके तट हैं, देखो पूर्वी तरफ हो जाएगा पूर्वी तट, पीछे की तरफ हो जाएगा आपका पश्चिमी तट या वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो समझ में आया कि घाट जो 2 हैं यहां पे, लेकिन क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? तटवर्ती मैदान। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछा जाता है भारत के भौगोलिक प्रदेश तो वो 4 होते हैं, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, वो अभी हम 7 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जीवन में। द्वीपी भाग, एक द्वीपी भाग ये है और एक द्वीपी भाग ये है, ठीक है। मुझे अभी तक वो सर की बात पे हंसी आ रही है, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ, ठीक है। ये हो गए आपके 4 भौगोलिक प्रदेश। अब भाई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो यहीं के यहीं आप वो 7 वाली चीज और देख लो। चलो देखो, मैं आपको अगले इस पे लिख के बताऊंगी वो, ठीक है। पहला है उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत या उत्तर का विशाल हिमालय, ठीक है। उत्तर में विशाल हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान ये तो सेम है भैया, ठीक है। तीसरा हम लिखेंगे थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल, सॉरी। आपका जो भू आकृतिक प्रदेश है उसमें मरुस्थल को अलग से नहीं बताया गया है, जबकि हम जो प्राकृतिक प्रदेश पढ़ते हैं उसमें क्या है, 7 प्रदेश बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर सीधे पूछते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन, ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन तो आप 7 को टिक कर सकते हैं, ठीक है, नो इशू। थार का मरुस्थल या थार मरुस्थल, ओके। चलो चौथा आएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। बच्चों याद रखना, ये प्रायद्वीप क्या शब्द है? प्रायद्वीप वो शब्द होता है जो 3 ओर से किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, ठीक है। देखो भारत के वेस्टर्न साइड में क्या है? अरब सागर, ठीक है, ओके। चलो पूर्व में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, मतलब बंगाल की खाड़ी है। नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो हो गया एक वो स्थल भाग, चलो तो हिंद महासागर दिख गया आपको, इंडियन ओशियन दिख गया,
तो प्रायद्वीप वो स्थल भूमि होती है जो तीन ओर से किससे घिरी हो, जल से घिरी हो, ठीक है। इसलिए हमने इसे बोला प्रायद्वीपीय पठार। आपने वहां पढ़ा था दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार और प्रायद्वीपीय पठार एक ही चीज है। पांचवी चीज जो आएगी वो आएगी आपका पश्चिमी एवं पूर्वी घाट। पश्चिमी एवं पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, ठीक है। घाट वाली चीज आपने इसका जो भू आकृतिक डिवीजन था उसमें नहीं देखी थी, ठीक है। हम छठवां पढ़ेंगे पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान, ठीक है। पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान हमने वहां पढ़ा था तटीय मैदान, आप यहां पढ़ रहे हो पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान। क्लियर हो गया। अगला और आखिरी आता है 7वें नंबर का द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक है। अब देखो क्या भारत में मैडम दो ही द्वीप समूह हैं? तो बिल्कुल नहीं है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार तो आपको दिख रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने असली वाले इस पे, देखो इसको देखो, आपको छोटे छोटे लक्षद्वीप इधर दिख रहा है, अंडमान निकोबार इधर दिख रहा है। मैम क्या और भी द्वीप समूह इसमें शामिल होते हैं? तो हाँ जी, इधर ये छोटे छोटे जो द्वीप है ना इधर पे, ठीक है, इधर पे। इसके बाद इधर आपका गंगा सागर और छोटे छोटे कलकत्ता, जो कलकत्ता के वहां पे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। तो हाँ जी, ये द्वीप समूह भी यहाँ पे इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। मेनली ये दो ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे द्वीप समूह इधर आते हैं ये इनमें शामिल होते हैं। क्लियर है? ठीक, चलें आगे। तो आप भारत ऐसा समझ लो, भारत ऐसा है जिस आप भारत को हमेशा खड़े पढ़ते हो ना, भारत इस तरीके से कुछ है। चलें आगे हम। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो थोड़ी बहुत ठंड लगनी चाहिए क्योंकि अब हिमालय पे जा रहे हैं, ठीक है। चलो, श्रृंखला क्यों बोली? क्योंकि ये बहुत सारे पर्वत श्रेणियां जो हैं, छोटे छोटे पर्वत हैं, पर्वत की चोटियां हैं, उनका समूह है, श्रृंखला है, ठीक है। इसमें हाइट के आधार पर कई सारी आपको पर्वत या पहाड़ियां मिल जाएंगी। क्लियर है? चलो, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से, भूगर्भ जैसे ही नाम लिया मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके अंदर क्या था, भूगर्भिक रूप से युवा एवं, मतलब कैसा पर्वत है ये? युवा पर्वत है, नवीन पर्वत है। और बनावट की दृष्टि से कैसा बना है, कैसा दिख रहा है? तो विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला। मोड़दार पर्वत श्रृंखला मतलब कुछ आपका भारत जो हिमालय पर्वत है वो इस तरीके से मोड़दार रूप से, ठीक है। देखिए अधिकतर पर्वत आप देखेंगे अधिकतर मोड़दार रहते हैं, ठीक है। स्कूल की या क्लास याद हो तो आप इस तरीके के जो पर्वत बनाते हैं ना, अधिकतर मोड़दार होते हैं। लेकिन कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जो आपको मोड़दार नहीं मिलेंगे। जैसे आप हम बात करें सतपुड़ा पर्वत की, बहुत ज्यादा मोड़ वोड़ नहीं है इस पर्वत में, ठीक है। तो हिमालय पर्वत जो है वो कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मैम आपकी स्कूल बुक में 6 दिया है रॉन्ग। मैम एमपी की स्कूल बुक में 6 दिया है, होगा प्लीज। नहीं, देखिए अब हम जो पीएससी की बात करते हैं, पीएससी में आपको 6 नहीं मानना है। पीएससी में या तो आप 7 करेंगे, 7 प्राकृतिक प्रदेश हैं, या आप अगर भू आकृतिक प्रदेश कहें तो वो 4 हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डेटा है। एनसीईआरटी का डेटा इस यूनिवर्सल ट्रुथ है आपके आयोग के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी का डेटा आपको बिल्कुल आप यूनिवर्सल मान के चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में 7 और 4 की बात की गई है। क्लियर रिया? 3 टिक किया है तो रॉन्ग होगा। 3 टिक किया है तो बिल्कुल रॉन्ग होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा चाहत। चलो अब देखो, नवीन मोड़दार पर्वत तो हो गया। भैया बना कैसा है? उत्पत्ति हुई है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराहट से। अगर आपको मालूम हो प्लेट क्या है, तो पृथ्वी पे जितना पूरा स्थल भाग है अलग अलग प्लेटों के रूप में ये बने हुए हैं। तो 2 प्लेटें टकराई थी, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, उसके कारण हुआ था हिमालय पर्वत का निर्माण। पूरी श्रृंखला क्या थी, पूरी प्रक्रिया क्या थी, थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है। चलो आगे।
इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। ये नांगा लिखा हुआ है, बेसिकली नंगा पर्वत है, ठीक है, नंगा पर्वत के निकट। और पूर्वी भाग में मिश्मी पहाड़ियां, ध्यान दीजिएगा, मिश्मी पहाड़ियां या नामचा बरवा के निकट दो तीखे अक्ष संघीय मोड़, ठीक है। देखिए अक्ष संघीय क्या होता है, देखो अब अगर थोड़ा सा मैं आपको मैप समझाऊं, भैया ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैप की आदत डाल लेना, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग की। ठीक, ये रहा आपका प्यारा भारत। तो हिमालय पर्वत क्या है, इधर से लेके इधर, ग्रीन कलर दिख रहा होगा ना आपको अच्छे से, देखो हिमालय पर्वत इधर से लेकर इधर तक जा रहा है ना, और ऊपर तक, ये इधर से लेकर इधर तक जाएगा और इधर से जाके नीचे हो जाएगा, ठीक है, नीचे हो गया, ठीक है। तो अब ये ऐसा लग रहा है, इन्हें कहते हैं अक्ष संघीय मोड़, इन्हें कहते हैं हेयर पिन बेंड। अगर आप देखेंगे जो आपके शायद मम्मी लोग हेयर पिन लगाती हैं, जो उनमें एक बेंड होता है ना, इस तरीके से जो बेंड होता है ना, इसी तरीके का बेंड हमारे हिमालय पर्वत में पड़ता है। ये बेंड दो जगह है, एक है आपका नंगा पर्वत तक और एक इधर है नामचा बरवा तक। मतलब इधर है आपका नंगा पर्वत श्रृंखला और इधर आपकी आएगी नामचा बरवा। नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक भारत आपके हिमालय पर्वत का क्या है, विस्तार है, ठीक है। चलें आगे, आज हिमालय को डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो मिश्मी पहाड़ियां भी कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में ही है, वहीं पे आपका नामचा बरवा आता है, ठीक है। नामचा बरवा के निकट दो तीखे अक्ष संघीय मोड़, समझ में आ गया अक्ष संघीय मोड़ मतलब, ठीक है। सिंटैक्सियल बेंड हेयरपिन टर्न की भांति मिलते हैं। ये मोड़ प्रायद्वीपी पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। देखो ये प्रायद्वीपी भारत है, इसका उत्तर पूर्वी जो दबाव था उसके कारण ये बेंट इसमें बने हैं। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी तो जब पूरा दबाव वाली चीज थी उसके कारण ये बेंट बने थे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपी पठार की ओर उत्तल हैं। देखो प्रायद्वीप पठार की ओर कैसी है, उत्तल। मैं समझा रही हूं उत्तल क्या है। तिब्बत के पठार की ओर क्या हो गई हैं, अवतलित हो गई हैं, ठीक है। देखो क्या, कैसे इसको हम उत्तल अवतल समझेंगे। देखो ये कुछ पर्वत, हिमालय पर्वत इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है। तो अगर बेटा मैं इसको ऐसे मान लूं, ये पूरा ये आपका क्या था, प्रायद्वीपी पठार था, तो ये इस पठार की तरफ ऐसे उठी हुई है और तिब्बत के पठार की ओर इस तरीके से अवतलित हुई हैं। समझ में आया, मोड़ है तो एक जगह उठी हुई होगी और एक जगह धसी हुई होगी। तो प्रायद्वीपी पठार की ओर उत्तल है और तिब्बत के पठार की ओर कैसी है, अवतलित है। क्लियर हो गया मैम? नहीं मैम, 4 और 7 टिक करेंगे। देखिए अगर 4 और 7 आता है तो पूछा क्या गया है आपसे, अगर भौगोलिक विभाजन पूछा गया है तो आपको 7 टिक करना है। कितना, 7 टिक करेंगे भौगोलिक विभाजन। सिर्फ आपको 4 तभी लगाना है जब भारत का भू आकृतिक विभाजन पूछा हो, मतलब उसकी भूमि की आकृति कैसी है। भू आकृतिक विभाजन में सिर्फ आप 4 वाला लगाएंगे, नहीं तो भौगोलिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन में आप 7 लिखेंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? चलें आगे हम, तो उत्तल अवतल समझ में आ गया सबको। चलो अब क्या हो रहा है, अगला आपका कंसेप्ट आता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे
जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो क्या होगा, पर्वतीय भाग की चौड़ाई कम होती जाएगी। मतलब इधर, अगर इधर से उधर तक हिमालय फैला है तो पश्चिम में चौड़ा है, ठीक है। जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाएगा ये सकरा होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, इतना मान लो इधर पे ये हिमालय, इधर पे हिमालय इतना चौड़ा है, पूर्व की ओर जाते जाते पतला हो जाएगा। इधर पे इतना चौड़ा है, इधर पे कितना है, पतला हो गया। समझ में आ गया। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो चौड़ाई कम होती जाएगी। अब अगला आता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर तक कितना फैला है, तो लगभग 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर इसकी क्या है, पूरी लंबाई है। क्लियर हो गया, ठीक है। किंतु ऊंचाई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर आए तो क्या हुआ, चौड़ाई तो घटती चली गई लेकिन ऊंचाई बढ़ती चली गई, ठीक है, हाइट बढ़ती चली गई। ओके, और ढाल भी कैसा होता चला गया, तीव्र होता चला गया, एकदम ढाल तीव्र होता चला गया, ठीक है। क्लियर हो गया, चलें आगे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। 2500 किलोमीटर याद रखिएगा, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ओके, चल देखिए इस तरीके से कुछ आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय को, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हिमालय को कैसे तरीके से बांटा गया है, ठीक। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, 4। सबसे पहले आता है, अब 4 भी कैसे, इनका विवर्तनिक पर्वत श्रेणियां शामिल है, मतलब अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से निर्मित हुई हैं, ठीक है, अलग अलग काल में निर्मित हुई हैं। चलो देखो, देखो तो सबसे पहली जो है वो है परा हिमालय। कौन सी, परा हिमालय, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय या परा हिमालय, ठीक है। भाई क्या होता है कई बार हिंदी इंग्लिश के, तो आप इसलिए थोड़ा दोनों आप टर्मिनोलॉजी पढ़ लें, क्योंकि कई बार एमपीपीएससी वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा दे देता है कि भाई ट्रांस हिमालय क्या है, या उसने परा हिमालय लिख के दे दिया। वैसे बाइलिंगुअल पेपर आता है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा शब्द लिख दे जो आपको इंग्लिश में तो मालूम ही नहीं है, और हिंदी में इतनी टिपिकल हिंदी दे दी कि आपसे वो भी नहीं बना, है ना। इसलिए दोनों शब्द कुछ कुछ के आप पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अगला आता है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। तीसरा आता है लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। फिर आगे आपका आएगा शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। क्लियर है। भारतीय हिमालय गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा, उत्तर में स्थित है, ठीक है। देखो तो अगर मैं बात करूं किस तरीके से ये स्थित हैं, तो पूर्व से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक, है ना। ये सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आएगा, फिर आपका ग्रेट हिमालय आया या महान हिमालय आएगा, तीसरे में आपका क्या आ जाएगा, लघु हिमालय, स्मॉल हिमालय, स्मॉल हिमालय या लघु हिमालय। नेक्स्ट आपका आएगा शिवालिक श्रेणी, मतलब ये श्रेणियां हिमालय में उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तारित हैं, ठीक है। मैम किस क्लास के एनसीईआरटी में हैं, किस क्लास के एनसीईआरटी में हैं, 7th या 6th। मैं आपको जो मेरे आपके नोट्स हैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सारे एनसीईआरटी कवर करते हुए हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने मेरी पढ़ाई को बहुत शुरुआत एनसीईआरटी से ही पढ़ी थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 6th क्लास के 7th क्लास के एनसीईआरटी में है, ठीक है। मैं और क्लियर करके बता दूंगी और एनसीईआरटी की आपको इमेज शेयर कर दूंगी। ओके, मेरे पास एनसीईआरटी, मैं एनसीईआरटी की इमेज शेयर कर दूंगी, ठीक। चलो आगे चलें। चलो तो अब हम देखेंगे किस तरीके से ये स्थित है। देखिए इधर पे आपको पामीर का पठार दिख रहा है, पामीर का पठार मतलब हिमालय पर्वत के ऊपर में क्या दिख रहा है, पामीर का पठार। इधर पे आपको दिख रहा है हिंदू कुश पर्वत, मैं लिख देती हूं हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान में, हिंदू कुश। अब नाम क्यों उसका हिंदू कुश है ये समझ में नहीं आ रहा है, पाकिस्तान में, लेकिन नाम है हिंदू कुश, ठीक है।
पाकिस्तान अफगानिस्तान में विस्तृत है। कुनलुन श्रेणी चाइना में है। कुनलुन श्रेणी मतलब इधर आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का बेल्ट हो गया, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का, ऊपर आपके कुनलुन पर्वत, पामीर का पठार, और इधर पे आपका क्या चल रहा है, पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला। चले आगे, चलिए देखिए पर्वत श्रृंखला के पहले हमें देख लेते हैं हिमालय पर्वत बना कैसे। देखिए मेंस में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भूगर्भ शास्त्रियों ने इनकी आकृतियों के लिए एक बहस करके जटिल पर्वत प्रणाली की खोज की। इन्होंने इसमें बोला कि कैम्ब्रियन के पूर्व से, कैम्ब्रियन बेटा एक युग था, कैम्ब्रियन के पूर्व से लेकर इयोसिन युगों तक। अब ये युग क्या होते हैं, क्या होता है, जैसे मान लीजिए 100 सालों का एक युग बना दिया, ठीक है। तो कैम्ब्रियन और पहले आया, फिर इयोसिन, मायोसिन, है ना, पैलियोजोइक, बहुत सारे ऐसे समय काल आते गए, ठीक है। तो कैम्ब्रियन के पूर्व से लेकर इयोसिन तक क्या हुआ, अलग अलग काल में अलग अलग चट्टानें विकसित हुई। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पर्वत हो, मैदान हो, पठार हो, एक दिन या कुछ घंटे या कुछ सालों की प्रोसेस नहीं है, बहुत से साल लग जाते हैं पर्वत बनने में। जैसे आपको पढ़ने में बहुत साल लग जाते हैं, वैसे ही पर्वत और पठार बनने में भी क्या होता है, बहुत साल लग जाते हैं। क्लियर है? चलो, इसका निर्माण कैसे हुआ है ध्यान रखना। अधिकतर परतदार एवं रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, ठीक है। समयांतराल में होने के कारण तीव्र वलन और भ्रंशन के साक्ष्य मिलते हैं। अलग अलग काल में हुआ है तो क्या मिले, इनमें तीव्र ढलान मिली है और भ्रंश मिले हैं। हाँ रिया, मैं क्लियर कर दूंगी, उसकी आप लोड मत लें, मैं आपको बता रही हूँ पूरा स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ाया बेटा, आप लोगों को पढ़ाया जाता है। और चूंकि हमारा भी अगर सिलेक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं चीज सही लिख के ही हुआ है ना, इतना विश्वास रखें। बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई भी बिगर मतलब गलत चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्लियर, उसे एनसीईआरटी को मैं कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक। चलो, सबसे पहले आएगा बेटा आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब देखो कैसे भारत आपका बना था। ये रही आपकी इंडियन प्लेट, ये रही आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है। क्या हुआ, इंडियन प्लेट इधर से ऊपर गई, यूरेशियन प्लेट इधर से आई। जब दोनों प्लेटें टकराई तो क्या हुआ, इधर एक थी अवनति या गड्ढा जैसा हम कहते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा था, इसे हम भूसन्नति कहते हैं, ठीक है। इसमें इन प्लेटों के अवसाद टुकड़े जमा होते गए, इकट्ठे होते गए, ठीक है। इकट्ठे होने के बाद में क्या हुआ, जब कोई चीज इकट्ठी होती जा रही है तो जब वो भर जाएगी क्या होगा, अंदर बहुत प्रेशर बढ़ गया, तो अब अंदर के प्रेशर से निकल के ये जो पूरा मलबा था ये ऊपर आया और इस मोड़दार पर्वत के रूप में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, जम गया। इस तरीके से कुछ आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। क्लियर? पश्चिम से पूर्व की ओर ऊंचाई बढ़ती जा रही है। देखिए ऐसे ऊंचाई बढ़ रही है, मान लो, चलो इसको ऐसे समझो, देखो पश्चिम में चले जाओ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में हिमालय पर्वत इतना ऊंचा होगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर। फिर आपके हिमाचल में इतना ऊंचा हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ आएंगे, नेपाल, आपको मालूम है नेपाल में भी पूरा हिमालय ही फैला हुआ है, ठीक है। तो हम आएंगे इधर पे, हम देखेंगे जो पर्वत श्रेणियां हैं वो थोड़ी थोड़ी और ऊंची होती जा रही हैं। तो इस तरीके से पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर हो गया? क्लियर? अब देखो इधर का पर्वत छोटा है, इधर का पर्वत बड़ा है, तो पर्वतों की ऊंचाई बढ़ गई। क्लियर रिया? चलो अब देखो, मैंने आपको ये जो सिद्धांत बताया था कि यूरेशियन प्लेट और आपकी इंडियन प्लेट टकराई थी और अवसादों के कारण, वलन पड़ने पर दबाव के कारण क्या हुआ था, इस मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ था। यही था आपका भूसन्नति सिद्धांत या कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है। फटाफट से देख लें इसको, समझा तो दिया है मैंने।
परंपरागत सिद्धांत है जिसकी व्याख्या किसने की थी? कोबर ने की थी, कोबर। चले, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के पूर्व की गई थी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के पूर्व की गई थी। कोबर ने भूसन्नतियों को, भूसन्नति क्या होती है? एक ऐसा अवतलित क्षेत्र, ध्यान रखना, भूसन्नति एक ऐसा अवतलित क्षेत्र होता है, ठीक है, गड्ढे, अवतलित क्षेत्र, गड्ढाकार, बड़ा गड्ढा, जिसे क्या कहते हैं? पर्वतों का पालना, कि पर्वत तो इसके अंदर से आए हैं, समझ गए? एक लंबे, सकरे, छिछले, जलीय भाग होते हैं, मतलब यहां पे क्या होता है? जल होता है, सकरे हैं, ज्यादा चौड़े नहीं है, सकरे हैं, ठीक है, लेकिन लंबे, लंबे हैं, खूब लंबे, लंबे, सकरे और जलीय भाग, ठीक है, जलीय भाग। फिर कोबर के भूसन्नति के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने करोड़? 7 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 70 मिलियन वर्ष पूर्व, हिमालय के स्थान पे क्या था? पहले यहाँ पे एक टेथिस भूसन्नति थी, एक टेथिस सागर था। तो भूसन्नति क्या होती है? बेसिकली एक जलीय भाग होता है, उसका क्या नाम था? टेथिस सागर। इसमें क्या हुआ? उत्तर के अंगारा लैंड और नीचे के गोंडवाना लैंड। नीचे क्या था बेटा? गोंडवाना लैंड। आपके मालूम होगा भारत में गोंड जनजाति नाम सुना है, गोंडवाना नाम सुना है, तो वही गोंडवाना लैंड। और ऊपर क्या था? अंगारा लैंड। तो ऊपर था अंगारा लैंड, नीचे था गोंडवाना लैंड, ठीक है। इन गोंडवाना लैंड जो थे कि अवसाद, अवसाद मतलब छोटे छोटे टुकड़े क्या होते गए बेटा? टेथिस भूसागर में जमा होते गए। अगर टेथिस भूसागर में जमा हो गए, अब क्या हुआ? किसी आप गड्ढे में कूड़ा करकट डालते जाओगे, डालते जाओ, जमता जाएगा, जमता जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये अंदर बहुत ज्यादा दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? इनमें भू संचलन होगा, मतलब थोड़ा सा गति करेंगे। गति करा तो क्या हुआ? ये जो पूरा मलबा था, अवसाद थे, वो बाहर निकल के आए, ठीक है। क्युनलुन पर्वत और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्युनलुन और ऊपर देखा था अभी हमने चीन में, और हिमालय पर्वत और काराकोरम श्रेणियों का विकास हुआ। बताऊंगे आगे काराकोरम कहाँ है। क्लियर हो गया? क्युनलुन पर्वत, हिमालय पर्वत, काराकोरम। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्यों कहा था कि ये परतदार पर्वत है? भैया किसी गड्ढे में कोई चीज इकट्ठी हो रही है तो परतों के माध्यम से जमा होगी ना, परतों के माध्यम से जमा हो रही है। जब बहुत ज्यादा ताप बढ़ा, दाब बढ़ा, तो यही परतें सब क्या हो गई? ऊपर आ गई, ठीक है। इसलिए हिमालय को एक परतदार पर्वत कहा जाता है और रूपांतरित और कायांतरित पर्वत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने ताप और दाब के कारण इसकी जो काया थी वो थोड़ी बदल गई है, ठीक। चले आगे, समझ में आ रहा है? चलिए चलिए आगे। ये आपका हो गया कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो कोबर ने क्या कहा था? एक टेथिस भूसागर था, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे? एक दूसरे के समीप आ रहे थे। इन दोनों के अवसाद टेथिस सागर में जमा होते गए और कालांतर में वलन के कारण, ज्यादा दाब के कारण ये जो अवसाद था ये ऊपर आया और मोड़दार पर्वत के रूप में क्या हो गया? जमा हो गया। क्लियर? कुनलुन पर्वत, हिमालय पर्वत इनके बन गए। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला एक आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसके माध्यम से हम हिमालय की उत्पत्ति समझेंगे। चलो, किसने दिया? हैरी हेस। हैरी पॉटर वाला याद है? याद रख लेना, हिमालय हैरी पॉटर, वाई आर एच एच हो गया, हैरी हेस, हैरी पॉटर, वेरी गुड, मैंने खुद को ही बोल दिया। इसके अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट, हैरी हेस ने क्या कहा था? प्लेटों की बात की थी। और आपके जो कोबर भाई साहब थे उन्होंने दो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की बात की थी। कोबर ने भूसन्नति की बात की थी कि ये जो गड्ढा था इसमें चीजें जमा हो रही थी, ठीक है। चलो, तो उत्तर में क्या हो गया? यूरेशियन प्लेट थी और भारतीय प्लेट क्या थी? उत्तर पूर्व की दिशा में गतिशील होती है, ठीक है। मतलब यूरेशियन प्लेट, जो उत्तर में यूरेशियन प्लेट थी, भारतीय प्लेट इसकी तरफ क्या करती है? गति करती है। क्लियर? बाद में क्या हुआ? ये अत्यधिक निकट आ गए, बहुत पास पास आ गए, जिससे टेथिस के अवसाद में
जिससे टेथिस में अवसाद जाने लगा और हिमालय पर्वत का उत्थान प्रारंभ होता गया। उत्थान क्या होता गया बेटा? प्रारंभ होता गया। ठीक है, आगे चलें। सेनोजोइक महाकल्प, ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगी ये महाकल्प, युग, कल्प ये क्या होते हैं। अभी इतना जान लो, ये महाकल्प युग ये एक समय काल होता है। जैसे जैसे पृथ्वी पर चीजों का निर्माण हो रहा था, पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके वर्तमान तक में जो इतना सारा टाइम पीरियड रहा है ना, इसे हमने कई महाकल्प युगों में बांट दिया। मतलब ये है क्या? एक समय काल है, एक समय पीरियड है। ठीक है, तो क्या हो गया? सेनोजोइक महाकल्प में क्या हुआ? इयोसिन एवं ओलिगोसिन, सिन याद है, इयोसिन और ओलिगोसिन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। तो अगर मैं याद रखूं, वृहद हिमालय का निर्माण किस में हुआ? इयोसिन और ओलिगोसिन। क्लियर हो गया? वृहद हिमालय किस में हुआ? इयोसिन और ओलिगोसिन में, महाकल्प में। मतलब एक बड़ा क्या था? सेनोजोइक बहुत बड़ा महाकल्प था, उसमें क्या थे? इयोसिन और ओलिगोसिन। इसमें किसका निर्माण हो गया? वृहद हिमालय का। क्लियर? चलें, मायोसिन कल्प में क्या हुआ? पोटवार क्षेत्र, जम्मू कश्मीर में पोटवार क्षेत्र जो आता है, पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन के कारण किसका निर्माण हो गया? लघु हिमालय का। तो कैसे याद रखेंगे? जो छोटे लोग होते हैं वो मायूस हो जाते हैं, है ना? तो लघु हिमालय किस काल में बना? मायोसिन काल में, मायोसिन कल्प में। ठीक, देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ज्योग्राफी में, जब हम चीजों को ट्रिक के साथ या तो कुछ थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, तब ये चीजें लॉन्ग टर्म में याद रहती हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही करना। ठीक, मायूस और लघु हिमालय। शिवालिक हिमालय का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के लाए गए अवसादों के वलन से। मतलब क्या हुआ? ये जो अवसाद, अब हिमालय बन रहा है, अवसाद इकट्ठे होंगे, तो अवसादों के वलन के कारण प्लायोसिन, प्लाई, है ना? देखो ऐसा, शिव जी ने वो प्याला पिया था, विष का प्याला, तो ये वो प्याला था, ये प्लाया है, लाया। शिवालिक श्रेणी प्लायोसिन काल में, प्लायोसिन कल्प में हुआ। तीनों याद हो गए? इयोसिन महान वाला, ठीक है, और आपका जो वृहद हिमालय था वो हमने देख ही लिया, वृहद इयो में हो गया, मायोसिन काल में लघु हिमालय, और शिवालिक प्लायोसिन काल में। ठीक, और बाद में क्वार्टनरी कल्प में भी क्या हो रहा है? इसका निर्माण होता रहा है। एक चीज याद रखना, हिमालय पर्वत के बारे में एक लाइन कही जाती है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? नीचे से ऊपर इसका विस्तार धीरे धीरे, बहुत सालों में, हजारों एक साल में 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। मैम पहले कल्प बता दीजिए, समझना आसान होगा। देखिए पहले कल्प इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो कल्प है जब हम चट्टान पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक्चुअली क्या हुआ है, रिया, दिव्या ओके, दिव्या क्या हुआ है, जो आपका पेपर 3 है, पेपर ज्योग्राफी में आपका ये कल्प वाला पोर्शन नहीं है। ये कल्प वाला पोर्शन, या जिसे हम जूलॉजी वाला पोर्शन कहते हैं, ये आपके साइंस का पेपर है, ठीक है। किसका टॉपिक है? साइंस का टॉपिक है। पढ़ाऊंगी मैं ही, लेकिन हम क्रोनोलॉजी से पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे भी आपको बताऊंगी। आप देखो वहां हम पता है क्या पढ़ेंगे कि इस काल में इस पर्वत का निर्माण हुआ था, इस काल में फलाने पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो बताऊंगी मैं ही, लेकिन थोड़े से टाइम बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम उन चीजों को कनेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज समझें आप। मैंने आपको याद हो चट्टानों की बात हुई थी, तो आग्नेय अवसादी कायांतरित चट्टानें, जिन लोगों ने मेरे से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है उनको समझाई थी। आपको भी बीच में आएगी, तो आप लोग को भी जो जिनको नहीं समझाई वो समझा दूंगी, ठीक है। बताऊंगी मैं ही, लेकिन थोड़ा सा बाद में यार, है ना। अभी हम वो थोड़ी और हो सकता है चीजें झिले ही ना वो एक बार में, क्योंकि याद नहीं होती वो, ठीक है। चलो बताऊंगी मैं ही, बेफिक्र रहिए, ठीक। समझ में आ गया? हैरी हेस ने क्या कह दिया था कि भैया अलग अलग काल में जिनका अलग अलग निर्माण हुआ था, हैरी हेस ने बताया था। और ये जो 2 यूरेशियन और आपकी भारतीय प्लेट का अवतलन बताया था। चलें भैया आगे।
प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में क्या कहा कि अभी भी एक युवा पर्वत है, मतलब अभी भी इसका क्या हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, विस्तार हो रहा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी के पार्श्व मतलब पीछे की तरफ क्या हुआ है, इसको मैं ये भी अपन बाद में पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय। पहले हम ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय को। वो वाली स्लाइड बाद में बताऊंगी। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मतलब परा हिमालय, मतलब जिसका निर्माण इस भारत ये तीनों श्रेणियां बनने के पहले हो गया। परा मतलब पहले, इसलिए इसको ट्रांस कहा है। ठीक है, इन तीनों श्रेणियां बनने के पहले ही इसका विकास हो गया था, इसलिए इसे ट्रांस हिमालय कहा है। क्लियर? ठीक है दिव्या, बुरा तो नहीं मान, कुछ आपको चीज बेकार तो नहीं लगी कि मैम अभी नहीं पढ़ा रही है ना? क्रोनोलॉजी से चलेंगे बेटा। इसे हम कहते हैं तिब्बती हिमालय, क्योंकि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है यहां पर भी ये श्रेणियां फैली हुई हैं। ठीक, चलो, तो इसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी श्रेणियां आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, काराकोरम जो आप लद्दाख क्षेत्र पढ़ते हैं, यहां पे ट्रांस हिमालय। हाँ ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियां विकसित हैं। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब देखो याद कैसे करेंगे, याद रखिएगा के एल जे पी, के एल जे पी, जेपी सीमेंट, के एल, के एल एम एन ओ, यही गिनती होती है ना। के एल याद रखना, फिर जेपी याद रखना, के एल जे पी। ट्रांस हिमालय में ये पर्वत श्रेणियां उत्तर से दक्षिण में इसी क्रम में विस्तारित हैं। के एल जे पी, काराकोरम, देखो ए बी सी डी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। कैलाश, कैलाश इधर आ जाता है, इसके बाद आपका पीर पंजाल इधर आ जाता है, इसलिए मैंने आपको पी बताया। कैलाश पर्वत जो शिवजी बैठे थे, ये वही कैलाश पर्वत है। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है वही कैलाश पर्वत है। ठीक है, कहते हैं शिवजी कैलाश पे बैठे और उनकी जटा से गंगा निकली, तो भैया यहाँ गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, वही शिवजी हैं ये। ठीक है, तो चार श्रेणी कौन सी हो गई? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी जो कि इधर आती है, जम्मू कश्मीर में इधर आती है। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ के एल जे, मतलब ये जो हैं चार श्रेणियां, के एल जे और कैलाश, ये हैं ट्रांस हिमालय की। किसकी? ट्रांस हिमालय की। ओके, तो ट्रांस हिमालय वो है जिनका निर्माण हिमालय से पहले हो गया था। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो ये ऐसा है 8611, भारत की सबसे ऊंची चोटी इसको माना जाता है ना। ये कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम जो ऊपर है यहाँ पे आपका आता है गॉडविन ऑस्टिन, या इसी को हम कहते हैं K2। ठीक है, चलिए, काराकोरम की सर्वोच्च श्रेणी है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, जहां पे आपकी भारत और अपनी भारत की सीमा, मतलब ये सियाचिन वो क्षेत्र है जहां पर भारत की सेना लगी हुई है, क्योंकि एक तरफ चाइना, एक तरफ आपका, देखो बताती हूँ सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है। ये जो आपका भारत है ना, सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल यहाँ पे उपलब्ध, यहाँ पे इतना पीओके, इधर आपका आ गया अक्साई चीन, यहाँ पे है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर भी इसी श्रेणी में स्थित है। क्लियर हो गया? आगे हम चलेंगे। पश्चिम में यह श्रेणी पामीर के पठार से जाके मिल जाएगी। इधर जैसे ही हम जाएंगे तो आगे आपको दिखेगा पामीर का पठार, जिसे संसार की छत कहते हैं। ये इतना बड़ा, इतना विस्तृत पठार है। ठीक है, चलो, ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है जी? अवसादी चट्टानों से हुआ है, मतलब परतदार चट्टानें यहाँ पर हैं। ठीक है, इस श्रेणी से
सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। देख लीजिए भैया ये कहां से निकलती हैं आपकी ये तीनों श्रेणियां। ये जो आपको कैलाश मानसरोवर दिख रहा है ना, डी, इधर से आपकी 3 नदियां सतलज, एक मिनट आपने बोला था शायद ये कलर दिखता नहीं है, देखिए सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां यहीं से निकलती हैं कैलाश श्रेणी से, जो कि ट्रांस हिमालय की एक श्रृंखला है, श्रेणी है। क्लियर हो गया? बता दो जरा एक बार कमेंट में लिख के बता दो जी, ठीक है। चलिए वृहद हिमालय हम पढ़ रहे हैं। वृहद हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय हो गया, KLJP याद रखिएगा, K2 याद रखना, और सियाचिन ग्लेशियर याद रखना, और वो कैलाश मानसरोवर याद रखना जहां से 3 नदियां निकल रही थी। ठीक, अब देखिए प्रीलिम्स में ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं और मेंस में ट्रांस हिमालय के बारे में लिखना पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके चले। वृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, इसका बेटा एक नाम और है हिमाद्री। हिमाद्री, ठीक है, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसे मुख्य हिमालय, बर्फीला हिमालय, पूरी बर्फ बर्फ आपको मिलेगी यहाँ पे, हिमालय कहा जाता है। सिंधु नदी से लेके अरुणाचल, सिंधु नदी यहाँ देखो, सिंधु नदी कहाँ है? सिंधु नदी आपके इधर से निकल के इधर निकल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी भारत में ऐसे जिसका बहुत ज्यादा आपको वो नहीं मिलेगा, ऐसे निकल के ये चाइना होती हुई थोड़ा सा फिर बाद में पाकिस्तान में चली जाती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल, अरुणाचल वो आपका कॉर्नर में अरुणाचल, अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। ठीक है, चलो हम इस डायग्राम में चलेंगे। देखो इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ आ गया, इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ आ गया, इधर पे आपके सिंधु नदी का मोड़ आएगा। तो सिंधु नदी से लेकर अरुणाचल के थोड़ा सा नीचे चलेंगे, ये तो आपका ट्रांस हिमालय हो गया, इधर से लेके इधर तक पूरी ये महान हिमालय विस्तृत है या हिमाद्री विकसित है। ठीक, ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां यही हैं, क्योंकि आपको मालूम है जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते जाएंगे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो सर्वाधिक ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, जिसे बचपन से पढ़ते आए हैं, 8,848, इसे नेपाल में कहते हैं सागर माथा, सागर माथा नेपाल में कहते हैं। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट मसाले वाला है ना, कितनी है? 8,848, ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आपको ये मालूम हो, मैं आप अपनी बात को जस्टिफाई करती हूँ, मैंने बोला हिमालय की ऊंचाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भूगर्भ शास्त्रियों ने अब इसकी ऊंचाई बताई है 8,850, 2 सेंटीमीटर की, क्या 8,848 मीटर है ना, तो 2 मीटर क्या हो गया है, इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। अब कितने टाइम से 8,848 पढ़ते आ रहे थे, अब कितनी हो गई? 8,850। तो अगर क्वेश्चन आता है 8,848 का और 8,850 का, तो आप 50 वाले को टिक करेंगे, 50 वाले को टिक करेंगे, क्योंकि ये प्रूफ किया जा चुका है। ठीक है, चले आगे। एवरेस्ट के अतिरिक्त कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है
वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही है वॉइस। चलिए, तो माउंट एवरेस्ट के अलावा कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, नंदा देवी, अन्नपूर्णा। आप जब वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं तो नंदा देवी, अन्नपूर्णा ये जगह पड़ती हैं, ठीक है। आपका एक काम है, आज आप इन्हें गूगल करेंगे, गूगल आप इन लोगों को, आपको इन्हें करना है। आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लघु हिमालय और इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। जो आज पढ़ाया आज आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मेरे बाद पॉलिटी की क्लास होने वाली है, आप लोग क्लास में ही बने रहें। ओके, शुक्रिया।